इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। सीएम बोले, चारधाम यात्रा अपने चरम पर, श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन पर है सरकार का फोकस। मसूरी में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किया सोहम हिमालयन सेंटर का दौरा। मंत्री ने उत्तराखंड संस्कृति संरक्षण प्रयासों की सराहना की। अल्फा टू ओमेगा उत्तराखंड पहल का किया जिक्र। रुड़की में अजमेर देव महाराज की प्रतिमा का हुआ अनावरण। कैबिनेट मंत्री बोले, महापुरुषों की प्रतिमाएं संस्कृति से जोड़ती है। अजमेर महाराज के नाम पर की गई घाट निर्माण की मांग। मसूरी में कांग्रेस का भाजपा पर तीखा हमला। टटपूंजी शब्द पर गरमाया विवाद। कांग्रेस नेताओं ने देहरादून में पत्रकारों के अपमान का लगाया आरोप। प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर उठे सवाल। उत्तर प्रदेश के गोंडा पुलिस का बड़ा साइबर एक्शन। गोंडा में अंतर जनपदीय ठगी गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 9 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हरिद्वार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस समय यात्रा अपने चरम पर है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन और सुरक्षित आवागमन मिल सके। सीएम धामी ने कहा कि यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और सभी श्रद्धालु अच्छे अनुभव के साथ दर्शन कर रहे हैं। देखिए, चारधाम यात्रा पूरे चरम पर है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि यात्रा में आने वाली सभी श्रद्धालुओं को ठीक प्रकार से उनके दर्शन हो, ठीक प्रकार से आना जाना हो, सुव्यवस्थित हो, उसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं और अभी यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। सबके दर्शन भी हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हालांकि संख्या थोड़ा ज़्यादा है इस समय और वो हमारे लिए थोड़ा चुनौती भी है, इसलिए मैं सभी से कहूँगा कि जो रजिस्ट्रेशन इत्यादि करवा के ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। मसूरी में उत्तराखंड के पर्यटन, सिंचाई एवं लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने सोहम हिमालयन सेंटर का दौरा किया और वहां स्थापित संग्रहालय का निरीक्षण भी किया। उन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के प्रयासों की सराहना की। मंत्री सतपाल महाराज ने संग्रहालय को अल्फा टू ओमेगा उत्तराखंड का अनूठा प्रयास बताते हुए संस्थापक समीर शुक्ला और डॉक्टर कविता शुक्ला की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि यह केंद्र नई पीढ़ी और राज्य की संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मसूरी में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए वैकल्पिक मार्ग और रिंग रोड परियोजना पर काम जारी है। वहीं जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र को थिएटर और आर्ट गैलरी के रूप में विकसित किया जाएगा। मुझे सोहम हिमालयन सेंटर को देखने का मौका मिला और यहाँ उत्तराखंड की विरासत जो है वो सजाई हुई है। अल्फा टू ओमेगा उत्तराखंड के बारे में सारा कुछ देखने को यहाँ मिला, जिसमें बहुत सी चीज़ें यहाँ इकट्ठा की हुई हैं और इससे हमारी बहुत जो हमारी रिच कल्चर है उसकी जो है हमें यहाँ पर प्रमाण मिलता है। इसके साथ साथ मैं शुक्ला जी को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छा कलेक्शन किया है और इससे लोगों की बहुत ज्ञान वृद्धि होती है और लोगों की रुचि भी होती है। इसके साथ साथ जो मैंने उनका कॉइन कलेक्शन देखा है बड़ा अद्भुत है और जिसमें हमारे फर्स्ट डे कवर्स भी हैं, तो बड़ा अच्छा वो एक मैं समझता हूँ कि फिलेटली के अंदर बहुत अच्छा एक प्रयास है। कॉइन्स का मैंने देखा, वो भी बड़ा अच्छा प्रयास है और बहुत सी पूजा की चीज़ें, जड़ी बूटियाँ रखी हैं, तो सभी कुछ उत्तराखंड का यहाँ देखने को मिलता है और मैं समझता हूँ कि यहाँ के पर्यटकों को यहाँ आकर के ये जो हमारा हिमालयन सेंटर है ये देखना चाहिए। चंडीगढ़ में भी आपने देखा होगा रोज गार्डन जो है वहाँ काफ़ी वेस्ट चीज़ें लगाई गई हैं,
तो निश्चित रूप में वेस्ट का अगर हम उसको रिसाइकल करते हैं तो बहुत बड़ी वो बात है, और उससे आर्ट को दिखाते हैं तो एक ब्यूटी भी सामने आती है। और मैं समझता हूँ कि आज देश की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि वेस्ट को हम रिसाइकल करें। निश्चित रूप में लोग यहाँ आके देखेंगे तो सीखेंगे। लोगों के पास काफ़ी विरासत है, काफ़ी पुस्तकें होती हैं, तो वो अपनी रिच लाइब्रेरी को करें। और हमारे केंद्रीय मंत्री शेखावत जी ने इसका डिजिटल क्या किया है सिस्टम, तो डिजिटाइजेशन वो कर रहे हैं ताकि ये सब चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाए। और जो विदेशों में स्टडी करना चाहते हैं हिंदुस्तान के बारे में, वो डिजिटल फॉर्म के अंदर इसको स्टडी कर सकते हैं। अभी तो होम स्टे पर हमारा जोर है, होम स्टे के लिए हम सब्सिडी भी दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि होम स्टे का विस्तार हो। 6 कमरे से 8 कमरे हो गया है, और होम स्टे हम चाहते हैं कि जगह जगह हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे बनेंगे तो लोगों को वहाँ पर रहने का एक मौका मिलेगा। और इसके साथ साथ मैंने सिक्किम में देखा, मैं एक जंगल में गया, वहाँ एक होम स्टे बना हुआ था। मैंने कहा भाई तेरे जंगल में कौन आता है? बोला साहब यहाँ लाइन लगी हुई है, बर्ड वॉचिंग के लिए लोग आते हैं। तो कहने का मतलब जंगलों के अंदर जहाँ बड़े होटल नहीं बन सकते हैं, वहाँ पर होम स्टे के जरिए ग्रामीण परिवेश के अंदर जो है लोग बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं, बटरफ्लाई वॉचिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सी मैं समझता हूँ हमारे यहाँ क्षमता है, सुंदरता बहुत ज़्यादा है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हम लोगों को कृतार्थ किया कि उन्होंने पूरी चीज़ को देखने के लिए इतनी जल्दी अपनी बात को पूरा किया। तो उन्होंने महाराज जी का जो अपना एक्सपोजर है टूरिज्म को लेकर के, उसको सभी लोग जानते हैं, और उन्होंने जिस गंभीरता से और जिस गहनता से पूरी चीज़ को देखा और एक एक सब्जेक्ट को जो लिया है, और उन्होंने जिस ढंग से अप्रिशिएट किया है हमारे 30 साल के काम को, उसके लिए हम उनके थैंकफुल हैं। और साथ साथ जो अच्छी बात ये लगी कि इस पूरी चीज़ को देखने के बाद में उन्होंने एक उम्मीद दी है हमको कि इस तरीके का काम जो संस्कृति पे हो रहा है उसको हमारा विभाग, हमारा मंत्रालय सपोर्ट करे। 2012-13 से हम लोग लगातार अपने स्थानीय उत्पादों पर काम कर रहे हैं, उन्हें प्रमोट करने की अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं। बीच में आपने देखा होगा यहाँ का उत्तराखंड फूड फेस्टिवल भी जो शुरू किया था, उस टीम का हम लोग हिस्सा थे। और इसीलिए हमारी पत्नी ने उन्होंने कहा कि ऐसा है कि महाराज जी को फिर वही चीज़ खिलाई जाए जो हम प्रमोट कर रहे हैं। तो गहत की दाल के कबाब कह लें या टिक्के कह लें, वो उनको पुदीना की चटनी के साथ खिलाया जो उनको बहुत पसंद आए। तो ये एक कोशिश थी कि कैसे हम अपनी गांव की चीज़ों को जो मॉडर्न रूप है या जो शहरी रूप है जिसको उसमें कन्वर्ट करके दें, ताकि लोग उसकी तरफ बढ़ें, आगे बढ़ें। क्योंकि जब तक हमारा प्रेजेंटेशन बढ़िया नहीं होगा तब तक हम सिर्फ पौष्टिकता के नाम पर कोई भी चीज़ क्रूड वे में नहीं बेच सकते। यह बात का मैसेज देने के लिहाज से बनाया गया था। एक बात तो माननी पड़ेगी कि मेरे पास संसाधन की कमी रहती है और धन की भी कमी रहती है, तो लेकिन काम भी नहीं रोकना है। तो कैसे हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट वे में अपनी चीज़ को बढ़ाएं, तो उस जो पूरी प्रोसेस है उसके अंदर हमने क्या किया कि किसी ने अगर अपनी फर्श उखाड़ी, उसके प्लैंक्स मिले, तो इस पूरी प्रमाइस के अंदर कम से कम आपको 200 से ऊपर पेंटिंग्स मिलेंगी जो दूसरों के घरों से उखड़ी फर्श पे बनी हुई हैं। उसके अलावा जितना भी आसपास कंस्ट्रक्शन का मटेरियल फिकता है उसमें से हम वो कलेक्ट कराते हैं। सिरेमिक टाइल्स हैं, लोहे के पीसेस हैं और प्लास्टिक के पीसेस जो भी है, और उसको हम चाहते हैं ऐसी चीज़ पे कन्वर्ट किया जाए जो यहाँ संस्कृति की कोई एक सुंदर सी चीज हम क्रिएट कर पाए। ये चुनौती तो है, इससे इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आदर्शवादिता में कुछ नहीं रखा। सच यही है कि चुनौती बहुत है, और हम दोनों लोगों का 365 दिन एक ही काम रहता है कि कैसे हम अपनी पुरानी चीज़ों को बचा के रख पाएं, डैमेज ना होने पाए। मॉनसून से जो हमारी पेंटिंग्स खराब होती है उनकी हम रखवाली कैसे करें, प्लस हर साल या हर 6 महीने में हम एक नया सब्जेक्ट जोड़ें जो हमारे उत्तराखंड के गौरवशाली इतिहास को दिखाता है। और आज स्वयं पर्यटन मंत्री यहाँ पहुंच गए, तो कुछ उम्मीद जागी है कि कुछ तो मदद मिलेगी सरकार? हाँ, मैं तो ये मान के हमेशा मैं कभी नाउम्मीद नहीं होता हूँ, और अगर कोई पद पे पावरफुल इंसान बैठा हो और वो अगर अपनी इच्छा दिखाए या अपना कमिटमेंट दे, तो मैं मान के चलता हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है। खबर रुड़की से है, जहां स्वर्णकार समाज द्वारा एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें चंद्रवंशी अजमेर देव महाराज की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा और देहरादून कैंट विधायक सविता कपूर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बता दें, रुड़की के नए पुल के समीप गंगा घाट पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में
समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि महापुरुषों की प्रतिमाएं समाज को अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य करती है। उन्होंने बताया कि अजमेर महाराज के नाम पर घाट निर्माण की मांग भी संबंधित मंत्री के समक्ष रखी गई है। वहीं विधायक सविता कपूर ने कहा कि समाज की मजबूती उसके इतिहास और महान विभूतियों के सम्मान से जुड़ी होती है। पवित्र स्थान है तो यहाँ महापुरुषों की जो है उपस्थिति रहनी चाहिए। आज चंद्रवर्षी महाराजा अजमेर जी की मूर्ति की स्थापना हुई। सभी स्वर्णकार सभी समाज को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सभी ने मिलजुल कर इसका प्रयास किया और आज ये यहाँ पर स्थापना हुई और ये पवित्र स्थान है। पवित्र स्थान में पवित्र लोगों की प्रतिमा लगनी चाहिए। तो आज सबको शुभकामनाएं देने के लिए आया था, बधाई देने के लिए आया था। आज यहाँ मूर्ति का सौंदर्यीकरण भी हमारे चंद्रराज पाठा जी, संजीव वर्मा जी सभी ने जो है मिलकर प्रयास किया और आज मूर्ति का सौंदर्यीकरण और स्थापना हुई। इसके लिए सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। हमारे रुड़की के इतिहास में बहुत सुंदर दिन है, इसका इतिहास लिखा गया है और हम आप सभी को माध्यम से आपको विश्वास दिलाते हैं इस जगह को हम इतना पाक साफ रखेंगे कि रुड़की के अंदर जितने घाट बने हैं इस घाट का नाम होगा कि घाट है स्वर्णकार समाज का घाट है, बिल्कुल साफ सुथरा रहता है और यहाँ से पॉजिटिविटी समाज के अंदर जाएगी और हम जब भी हमें भविष्य में कोई ऐसी जगह मिलेगी जिसे हम साफ सुथरा कर सकें, अपने समाज के पैसे से मिलकर उसे साफ सुथरा करेंगे। ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, भगवान की आस्था है, जिससे भगवान जिसके हाथ से वो काम कराते हैं तो होता है। तो बड़ा खुश दिन है, हम सब लोगों की मेहनत है इसमें, खाली एक आदमी का प्रयास नहीं है, पूरे स्वर्णकार समाज का प्रयास है जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं और मैं पूरे समाज को और सर्व समाज को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मसूरी में कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मंत्री एवं मसूरी विधायक गणेश जोशी द्वारा पत्रकारों के लिए कथित रूप से इस्तेमाल किए गए टंटपूंची शब्द पर कड़ा ऐतराज जताया है। कांग्रेस नेताओं ने इसे चौथे स्तंभ का अपमान बताते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा और पत्रकारिता की स्वतंत्रता को लेकर भी सवाल उठाए। दरअसल शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता और कांग्रेस नेता उपेंद्र थापली ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि देश और प्रदेश में लोकतंत्र खतरे में है और निष्पक्ष पत्रकारिता को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो पत्रकार सरकार और विपक्ष दोनों की खबरें दिखा रहे हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, जबकि कुछ मीडिया संस्थाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने देहरादून में एक पत्रकार पर हुए कथित हमले का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार विरोधी आवाजों को दबाने का प्रयास कर रही है। चौथा स्तंभ बहुत मजबूत स्तंभ है इस पूरे देश का, जिसके जो एक रीढ़ की हड्डी है इस देश की, जिसको आज आघात पहुंचाया जा रहा है। चाहे शब्दों की अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर एक देर रात एक घटना होती है, रात 3 बजे पुलिस जाती है, तो किस तरह की कार्रवाई है, किस तरह की कानून व्यवस्था है। एक प्रश्न खड़ा होता है उनके ऊपर, क्या आज पत्रकार सुरक्षित नहीं है? आज उनकी बीवी बच्चों के सामने उनको मारपीट कर उनको वहां से ले जाया जाता है। क्या वो कोई आतंकवादी हैं, कोई हिस्ट्री शीटर थे? वो अगर उन्होंने कोई खबर चलाई भी थी, अगर उसका कोई विरोध भी था, तो आप उसे नियमों के तहत पुलिस के थाने में लाते, दिन के समय लाते, तो आपकी कार्रवाई को कोई आप पे प्रश्न नहीं उठाता। आपने तो एक आतंकवादी जैसे कोई हिस्ट्री शीटर हो जो मिल नहीं रहा हो, लापता हो, उसको 3 बजे आपने उठाने का काम किया, उनके साथ मारपीट करी और उनके बीवी बच्चों को किस तरह का उस समय आघात पहुंचा होगा। तो आपको ये सोचना होगा, ये प्रश्न चिन्ह पुलिस पे भी है। वहीं दूसरी ओर मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह का अमर्यादित शब्द मंत्री गणेश जोशी जी द्वारा कहा गया है, वो पत्रकार जगत पे एक हमला है। आज हमारे कई युवा जुड़ना चाह रहे हैं मीडिया से, वो मास कॉम करते हैं, तो हर कोई नया ही आता है पत्रकार क्षेत्र में। और आप कह रहे हैं आजकल बहुत पत्रकार आ रहे हैं, बहुत नए चैनल आ रहे हैं, तो भाई जब युवा उन चीजों से जुड़ना चाह रहा है, वो युवा आज पत्रकार क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाह रहा है, तो आप ऐसे लोगों का मनोबल तोड़ रहे हैं, उनका ऊपर आघात कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको सार्वजनिक तौर पर समस्त पत्रकारों के सामने आपको माफी मांगनी होगी, तभी जाके आपको शायद पत्रकार जगत आपको माफ कर पाए। मैं आपका एक और विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो सवाल मेरे 3.5 साल पहले जब मैं पहली बार अध्यक्ष बना था, तो मैंने 10 सवाल माननीय गणेश जोशी जी से पूछे थे, वो भी आज भी जस के तस है। चाहे वो खेल मैदान का प्रश्न हो, चाहे उप जिला चिकित्सालय का प्रश्न हो, चाहे जो मसूरी में जिन लोगों ने आवास बना लिया है, आज परिवार बढ़ रहे हैं, लोगों ने आवास बना लिया, उनके नियमितीकरण का विषय हो, आज डिनोटिफाइड नोटिफाइड का जो सर्वे है जिसपे करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन आज तक भी वो उसका लाभ मसूरी की जनता को नहीं मिल पा रहा है। हमारे बड़े वाले तो सब बिक चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के हाथों, तो मैं यही कहूंगा कि उनकी आवाज दबाने का प्रयास है और उसको जो है ये जो शब्द उन्होंने बोले, इसको
उनको अपनी इस जबान से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने जो पत्रकारों को जो है टटपुंजिया कहा। तो मैं यही आपके माध्यम से उनसे अपील करता हूं कि वो माफ़ी मांगे और प्रदेश में जो पत्रकार अपना योगदान दे रहे हैं, काम करने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उसको दबाने का प्रयास न करें। मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि जो बड़े वाले पत्रकार हैं, जो बड़े मीडिया घराने हैं, जिनके बारे में जो है अक्सर राहुल गांधी जी भी हमारे नेता बोलते हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं कही। छोटे वाले आवाज़ उठा रहे तो हम जो देख रहे हैं वो बोलेंगे, जो बड़े वाले आवाज़ नहीं उठा रहे तो वो भी देख रहे हैं। अभी नॉर्वे में जब एक पत्रकार ने सवाल किया तो क्यों मिर्ची लगी उन पत्रकारों को, जिनके बारे में आप बोल रहे हैं कि दलाल शब्द बोला, तो वो कर रहे हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर रहे हैं। तो वो आवाज़ आप तो उठा रहे छोटे वाले, तो इसलिए हम आपके पक्ष में बोल रहे हैं। दुर्भाग्य का विषय है कि अरविंद भट्ट जी से उन्होंने जो सवाल जवाब किए होंगे, अब वो मान लो मुख्यमंत्री को अच्छे लगे हो, किसको अच्छे लगे हो, तो ये बड़ा निंदनीय विषय है कि उनको 3 बजे एक गुंडों की तरह, एक आतंकवादी की तरह जो है 3 बजे सुबह जो है उनको घर से उठाया गया, उनके बच्चों के सामने उनसे मारपीट की गई। इसमें सरकार जो है, इसमें मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी एकजुट हो जाएं, अन्यथा आवाज़ उठाने वाला अभी तो हमारी आवाज़ दबेगी, फिर आपकी भी दबेगी। तो इसमें जो है इस आवाज़ को जोर से उठाएं और मैं तो यही कहूँगा कि सरकार जो है समय रहते चेत जाए, वरना आगे की लकड़ी जल्दी पीछे को आएगी, आपको उसका जवाब देना होगा। चुनाव कर रही है, हम लोग जो विपक्ष की भूमिका में हमारी जो पार्टी है वो अपना काम कर रही है और हम लोग जो है पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और 2027 में जब भी चुनाव होंगे, 26-27 में चुनाव होंगे, तो सरकार जो है हम लोग कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी और मसूरी विधानसभा भी उस विधानसभा में होगी जो कांग्रेस जीते। करने के लिए कांग्रेस के पास तो इसलिए कि यहाँ पे जो कांग्रेस विधायक लंबे समय से नहीं रहा, तो सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ पे आए और अपना भाग्य आजमाएं, लेकिन टिकट तो उसी को मिलेगा जो काम करता है, जो लोगों के बीच में रहते हैं। अब वैसे तो अब पार्टी का विषय है कि वो टिकट किसको देगी। अगर वो टिकट देगी, हम पे विश्वास करेगी, हम जो पूरा प्रत्याशी विश्वास करेगी, किस पे विश्वास करेंगे, हम उसके साथ खड़े होकर काम करेंगे और गणेश जोशी जी की विधायक बिल्कुल इस बार जो है इनका विसर्जन तय है। कांग्रेस का स्लीपिंग सेल तो कहीं ना कहीं अगेंस्ट काम करेगा। नहीं, वो अब थोड़ा उनको जो है सद्बुद्धि आई है और अभी वो जो है पार्टियों में बैठना शुरू करा है और आना शुरू करा है, तो वो कमियां भी दूर रहेंगी। उनको पता है कि कांग्रेस सत्ता में रहेगी तो उनको भी जो उनके काम है, जो उनको आगे बढ़ने में मदद करती है पार्टियां, वो जो है उसमें कामयाब होंगे, अन्यथा फिर ऐसे ही जो है रहेंगे ऐसा। लेकिन अब ऐसा विषय अभी तक देखने में नहीं आया और सब लोग पार्टी का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और 2027 में जो है यहाँ से विजय सिंह दिलाएंगे। मैं कहता रहा आपको कि आपको जवाब मिल जाएगा और गणेश जोशी का मुकाबला इस बार जिनसे होगा तो मतलब जो है उनको घर तक छोड़ कर आएंगे और वो बोलते हैं 31,000 वोट से, वो खुद इंतजार करेंगे, वही हारेंगे इस बार 31,000 वोट से। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पुलिस की साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर जनपदीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। बता दें, पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में बैंक दस्तावेज और एटीएम किट बरामद किए हैं। इसके साथ ही करीब 14 करोड़ 87 लाख रुपए विभिन्न बैंक खातों में फ्रीज किए गए हैं। बता दें, एसपी विनीत जायसवाल के निर्देशन में साइबर सेल और कोतवाली नगर पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर इस गिरोह का खुलासा किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी लोगों को सरकारी योजनाओं और बैंक खाता खोलने का झांसा देकर उनके दस्तावेज और खाते अपने कब्जे में लेते थे। बाद में इन्हीं खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन गेमिंग और साइबर फ्रॉड की रकम ट्रांसफर करने में किया जाता था। देखिए गोंडा से हमारे संवाददाता तुषांक शुक्ला की एक खास रिपोर्ट। मैं तुषांक संग मौजूद जनपद गोंडा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में। आपको बताते चला, जनपद गोंडा की साइबर टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए एक टीम के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें 9 लोग आज जेल गए हैं। आपको बताते चले, इन साइबर ठगों का मुख्य रूप से काम क्या होता था कि लोगों को लालच देके उनका फर्जी अकाउंट खुलवा देना और उनको उस अकाउंट के बदले उनको एक धनराशि का ऑफर देना। मतलब एक कुछ पैसों का प्रलोभन देते थे, जिसमें किसी सेविंग अकाउंट के लिए 5,000 और करंट अकाउंट के लिए 10,000 रोजाना देने की बात करते थे कि आपको पर डे देंगे, अपना खाता खोल के हमें दे दीजिए। उसके बाद उसमें साइबर ठगी का पैसा मंगाते थे, वो चाहे फिर बैंकिंग के वो चाहे फिर OTP के माध्यम से हो, चाहे खेल का पैसा हो, चाहे किसी भी तरीके से फ्रॉड हो, उस फ्रॉड का पैसा उस खाते में मंगा के और फिर ये अपने ज़िंदगी मौत से गुजार रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी निगाह कहीं ना कहीं जनपद गोंडा की साइबर टीम की जो निगाह है वो पैनिक है, तेज़ निगाह है और उनको जो इस तरह के साइबर ठग थे उनको कहीं ना कहीं उनकी निशानदेही करते उन सबकी गिरफ्तारी की गई। जनपद गोंडा के ऐसे जो है 9 लोग पकड़े गए हैं और पुलिस ने दावा किया है
जो और भी इनके टीम में जो भविष्य में होंगे सामने आएंगे प्रकाश में, उनको भी जेल भेजा जाएगा। हालांकि 9 लोग को आज गोंडा जनपद की साइबर टीम ने जो है कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत कराते हुए इनको आज जेल भेजा है। आपको बताते चले कि अब तक की जनपद गोंडा की साइबर ठगी की सबसे बड़ी ऐसी वारदात है। बताते चले कि 14,87,06,000 रुपये गोंडा जनपद की साइबर टीम द्वारा उसको फ्रीज किया गया है। इनके पास से जो बरामदगी हुई है 377 पासबुक बरामद हुए हैं, जो कहीं ना कहीं उस पासबुक का इस्तेमाल करते थे, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, इस तरह के पासबुक का इस्तेमाल करते थे। 187 इनके पास ATM PNB के बरामद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जिस तरीके से अपनी साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम दे रहे थे, लोगों का पासबुक इस्तेमाल करके फिर उनको कहीं ना कहीं लालच का प्रलोभन देके और फिर ठगी का पैसा उस खाते में मंगाकर, तो कहीं ना कहीं जनपद गोंडा की साइबर टीम के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन रात दिन कहीं ना कहीं मेहनत करके साइबर टीम ने इस बड़े मुकाम को हासिल किया है। तो जनपद गोंडा की इस तरह की सराहनीय कार्य जनपद गोंडा की साइबर टीम ने किया है। हालांकि देखना होगा कि जनपद गोंडा में अभी और भी ऐसे लोग कौन लोग हैं जिनके जो प्रकाश में आगे चल के आएंगे। लेकिन अभी खास बात इस गिरोह की ये देखने को मिली कि इसमें जितने भी युवा थे, मतलब जितने भी वर्ग, जितने भी इसमें अपराधी थे, ये सब कम उम्र के थे। मतलब कहीं ना कहीं आश्चर्य की बात है कि ये कैसे इस साइबर ठगी के जाल में ये लोग जा रहे हैं, कैसे कैसे धुरंधर बन जा रहे हैं और लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। हालांकि ये सभी लोग पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। इसमें कुछ लोग जो हैं वो कानपुर में और विभिन्न जनपदों से जेल जा चुके हैं, जो बेसिकली इसमें ज़्यादातर लोग जनपद गोंडा के ही रहने वाले हैं। तो देखना होगा जनपद गोंडा के लिए इस साइबर ठगी कितनी बड़ी चुनौती है। और हालांकि इस सभी चुनौतियों से जनपद गोंडा की पुलिस लगातार निपट रही है और ऐसे जो भी साइबर ठगी इनको लगातार जेल भेज रही है। के साइबर सेल की टीम द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए एक अंतर जनपदीय साइबर अपराधियों के गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए कुल 9 साइबर फ्रॉड्स को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 7 साइबर अपराधी जनपद गोंडा के निवासी हैं और 2 साइबर अपराधी जनपद कानपुर के निवासी हैं। इन 9 अभियुक्तों में से 4 अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व में भी जनपद कानपुर में तथा हरियाणा प्रदेश में विभिन्न अपराध साइबर क्राइम के मुकदमे दर्ज हैं। इन अपराधियों के कब्जे से 347 पासबुक, 177 ATM किट, 22 आधार कार्ड, 10 मोबाइल फ़ोन, 9 पैन कार्ड आदि तमाम सामग्री बरामद हुई है। और इनके द्वारा जो साइबर फ्रॉड के लिए खाते इस्तेमाल किए जा रहे थे, उन खातों में सराहनीय कार्य करते हुए कुल 14,87,00,000 से ऊपर की धनराशि फ्रीज कराई गई है। इन बदमाशों के द्वारा म्यूल अकाउंट्स के जरिए तमाम विभिन्न राज्यों से साइबर फ्रॉड के पैसे उन खातों में मंगाए जाते थे और कमीशन के आधार पर साइबर अपराधी जो उनके साथी हैं उनको पैसा दिया जाता था और एक अच्छा खासा कमीशन के रूप में अपने पास भी वो पैसा रखा जाता था। इस प्रकार के कुल 46 बैंक खाते प्रकाश में आए हैं जिनको ये इस्तेमाल करते थे, जिनके विरुद्ध 212 शिकायतें विभिन्न राज्यों की, जिसमें दिल्ली, उड़ीसा, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आदि राज्य के लोग इसमें इनके शिकार हुए हैं। और ये पूरा गिरोह इस प्रकार ऑपरेट करता है कि यह कई गरीब वर्ग के लोगों का पासबुक आदि जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी योजना का लाभ दिलाने के लालच में इनसे ले लेते हैं और उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाते हैं और उसका संचालन करते हैं, जिसमें तमाम राज्यों से साइबर फ्रॉड की जो राशि आती है और कमीशन के तौर पे उसका लाभ उठाते हैं। इसी प्रकार से इनके द्वारा फर्जी नाम पे सिम कार्ड भी इशू कराए जाते हैं। इस प्रकार म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से इनके द्वारा यह पूरा फर्जीवाड़ा और ठगी का काम किया जा रहा था। इन 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और विस्तृत विवेचना इसमें की जा रही है। इस सराहनीय कार्य करने के लिए मेरे द्वारा जो साइबर ये पुलिस टीम है हमारी, उसको 25,000 रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। सर, इनका नेटवर्क और नेक्सस कहाँ तक फैला हुआ है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये लोग काफ़ी कनेक्टेड हैं और म्यूल अकाउंट्स एक बहुत ही आसान रास्ता इन्हें लगता है साइबर अपराध के जगत से पैसा कमाने का। और हमारा लगातार जो NCRP से भी इनपुट मिलता है और जो संदिग्ध बैंक खाते हैं, संदिग्ध ट्रांजैक्शंस हैं, उन पर लगातार साइबर सेल की नज़र है और उनका लगातार विश्लेषण चलता रहता है। इस प्रकार इस पूरे एनालिसिस से इस पूरे गिरोह का भांडाफोड़ हमारी साइबर सेल की टीम ने किया है। किस प्रकार की कैसे अब निशाना बनाते थे अपना ठगी का? देखिए, साइबर ठगी के इनके तमाम तरीके हैं, अलग अलग तरीके के, लेकिन ये जो इनका मेन रोल है, यह इस तरह के साइबर फ्रॉड्स को एक सुरक्षित बैंक खाता उपलब्ध कराना, फर्जी सिम उपलब्ध कराना, इस प्रकार से जो मनी का ट्रेल है वो इनके माध्यम से यहाँ संचालित होता था। कितने समय से सक्रिय है लगभग? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, इनमें पूर्व में भी हरियाणा में और 2022 में कानपुर में मुकदमे दर्ज हैं और बाकी इन सभी विस्तृत पूछताछ की जा रही है।
पौड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने मासिक अपराध समीक्षा बैठक ली, जिसमें कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पुलिसिंग की गुणवत्ता सुधारने और लंबित मामलों के जल्द निस्तारण पर जोर दिया गया। दरअसल पौड़ी में एसएसपी ने सभी थानाध्यक्षों को लंबित विवेचनाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए और महिला एवं बाल सुरक्षा मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने साइबर अपराधों की रोकथाम, न्यायालयी वारंटों की तामील और सक्रिय अपराधियों पर सतत निगरानी बनाए रखने के निर्देश भी दिए। चारधाम यात्रा और फायर सीजन को देखते हुए पुलिस, फायर और प्रशासनिक टीमों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर भी दिया गया। वहीं नशा उन्मूलन अभियान को लेकर कार्रवाई तक सीमित न रखते हुए सप्लाई नेटवर्क पर प्रभावी प्रहार करने के भी निर्देश दिए गए। देखिए, कल जो हमारी जनपद की मासिक अपराध समीक्षा बैठक थी, उसमें मेरे द्वारा सारे जितने थाना प्रभारी है सबके समीक्षा की गई। जो मुख्यालय स्तर से विभिन्न अभियान जो हमारे प्रचलित हैं, जैसे ऑपरेशन प्रहार, उनकी समीक्षा की गई। जो हमारे लंबित विवेचनाएं हैं, प्रार्थना पत्र हैं, उसके बारे में भी उनकी समीक्षा की गई और सबको निर्देशित किया गया कि समयबद्ध होकर प्रभावी रूप से जो है उन सारे शिकायती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करें। इसके अलावा जो चारधाम यात्रा, जिसमें श्रीनगर हमारा महत्वपूर्ण एक पड़ाव है, उसके बारे में भी निर्देशित किया गया कि जो हमारी पार्किंग्स हैं और ट्रैफिक की समस्या, उन सब चीज़ों का भी सॉल्यूशन निकाला जाए और लगातार हमारी ड्यूटियां जो है, जो मुख्य बिंदु है, वहाँ लगी रहे। जी, इसमें बेसिकली 5 बुलेट जो है वो मुख्यालय से हम लोगों को मिली है जनपद को, और जो उसमें हम लोगों ने जैसे जहाँ जहाँ आवश्यकता है उनकी, खासकर यात्रा रूट पे, वो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है और वो ट्रैफिक को अच्छे से चलाने के लिए वो काफ़ी जो है कारगर साबित होगी। रामनगर में शनिवार दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक कैंटर वाहन के अचानक ब्रेक फेल हो गए। अनियंत्रित कैंटर ने पहले एक बाइक और फिर एक टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक 17 वर्षीय युवती घायल हो गई है, जिसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार भवानीगंज भगत सिंह चौक के पास रानीखेत रोड की ओर से आ रहे कैंटर से ब्रेक अचानक फेल हो गए, जिसके बाद चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। अनियंत्रित कैंटर ने बाइक और टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बता दें, बाइक सवार ग्राम हिम्मतपुर निवासी 17 वर्षीय रूपाक्षी घायल हो गई है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से रामनगर सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। हरिद्वार वन प्रभाग में टाइगर पोचिंग से जुड़े गंभीर मामले के सामने आने के बाद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बता दें, वन विभाग ने संवेदनशील और सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और गश्त को और सख्त कर दिया है। वन विभाग का कहना है कि वन्यजीव अपराधों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। दरअसल कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक राहुल मिश्रा ने जानकारी दी कि इंटरस्टेट बॉर्डर और संवेदनशील क्षेत्रों में लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग और ब्लैक मार्च अभियान चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सीमा से लगे इलाकों में विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है और एसओजी को भी एक्टिव मोड पर रखा गया है। सभी रेंज अधिकारियों और फील्ड स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। यह कार्रवाई हरिद्वार वन विभाग की श्यामपुर रेंज में 2 बाघों के शव मिलने के बाद तेज हो गई है, जहां जांच में जहरीला पदार्थ देकर बाघों को मारने का मामला सामने आया। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि एक आरोपी फरार है। हरिद्वार डिवीजन में अभी जो खबर आ रही है कि वहाँ पर एक कोचिंग संबंधित केस जो है सामने आया है, जिसमें 2 शावकों जो टाइगर के कब्ज हैं उनकी कोचिंग के अंगों की कोचिंग का कुछ एक प्रकरण सामने आया है। तो उसमें जो पूरा टाइगर रिजर्व है हमारा, उसमें एक हाई अलर्ट जारी किया है और इस हाई अलर्ट में हम अच्छे से मतलब इंटरस्टेट एक पेट्रोलिंग जो हमारी सदर्न बाउंड्री है, मेन जो हमारा एक सेंसिटिव पॉइंट है, उसमें गश्त बढ़ा दी गई है और रात्रि गश्त भी बढ़ेगी। और जो एक इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन होता है जिसमें हम लॉन्ग रेंज पेट्रोल करते हैं, फ्लैग मार्च करते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ मिलके, डिविजन्स के साथ मिलके जो बाउंड्री पे है, वो भी किया जाएगा। एम स्ट्राइप्स के साथ पेट्रोलिंग और बेहतर तरीके से की जाएगी और ये सभी रेंज ऑफिसर्स को और एसजीओस को इंस्ट्रक्शंस हैं, इंक्लूडिंग डीएफओस को डायरेक्टर सर की तरफ से, कि वो अपना क्षेत्र छोड़ने से पहले सर से बात करेंगे। तो हेडक्वार्टर अभी कोई भी लीव नहीं कर पाएगा, तो कोई भी छुट्टी पे है तो वो नहीं जा पाएगा, बिकॉज इट्स अ हाई अलर्ट सिचुएशन। दूसरा, जो फील्ड फॉर्मुलेशंस हैं हमारे फील्ड में, उन सबको अलर्ट कर दिया गया है ना, और हमारा जो एसओजी है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। और दूसरा, ये जो अलर्ट है हाई अलर्ट, वो अभी आज से 15 दिन के लिए
जो है अलर्ट पे लागू है, उसके बाद फर्दर इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। हम जो भी कोई भी संदिग्ध चीज़ को अच्छे से मॉनिटर किया जाएगा, नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। कोई भी लापरवाही फील्ड पे बढ़ती जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो कोई भी हमको संदिग्ध चीज़ मिलती है, कोई इंटेल मिलता है, मुखबिर की सूचना मिलती है, तो उस पे तुरंत एक्शन लिया जाएगा। और वो भले ही कहीं की भी इंफॉर्मेशन हो, हम उसको पूरी जो है इन्वेस्टिगेट करेंगे। एंड कोई भी ऐसी ढील नहीं दी जाएगी कि कोई भी प्रकरण या कोई भी ऐसी घटना कॉर्बेट में हो। यहाँ पर जितने भी खत्ते या आसपास के क्षेत्र हैं हमारे जो कॉर्बेट के उससे लगे हुए हैं, वहाँ पर हमारा जो लोकल जो इंटेलिजेंस है उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। और इसमें कहीं से भी कोई मुखबिर से हमें सूचना मिलती है तो तत्काल उस पर जो भी एक्शन लिया जाएगा ना वो लिया जाएगा। रामनगर शहर के गुल्लर घाटी और शक्ति नगर क्षेत्र में शनिवार देर रात एक आवारा कुत्ते ने अचानक आतंक मचा दिया। बता दें, जहां कुत्ते ने बच्चे समेत करीब 8 लोगों को काट लिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। सभी घायलों को संयुक्त चिकित्सालय रामनगर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बता दें, स्थानीय लोगों के अनुसार देर रात एक आवारा कुत्ता अचानक राह चलते लोगों और खेल रहे बच्चों पर हमला करने लगा। शुरुआत में लोगों ने इसे सामान्य घटना समझा, लेकिन बाद में पता चला कि उसी कुत्ते ने कई लोगों को काट लिया है। संयुक्त चिकित्सालय रामनगर के चिकित्सक ने बताया कि अस्पताल में करीब 8 लोग पहुंचे थे, जिनमें अधिकतर बच्चे शामिल थे। सभी को एंटी रेबीज वैक्सीन, रेबीज सीरम और टिटनेस का टीका लगाया गया है। कुछ बच्चों को गहरे घाव आए हैं और उन्हें निगरानी में रखा गया है। जी, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक वारदात हुई थी जो कि शक्ति नगर गुल्लरघट्टी में हुई थी। यहाँ पर बताते हैं कोई कुत्ता था जिसने कम से कम 8 लोगों को यहाँ पर काटा है, जिसमें से हमारे पास सारे के सारे लोग आए हैं। इन्होंने कुछ लोगों के ज़्यादा गंभीर चोटें आई हैं, कुछ लोगों को थोड़ी छोटी चोटें आई हैं। हमने सबको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया है। जो कुत्ते काटे वाले सीरम होते हैं वो भी लगा दिए हैं, टेटनस के इंजेक्शन लगा दिए और आगे ट्रीटमेंट के लिए हमने ओपीडी में मरीजों को आगे के लिए बुला लिया है। जी, इसमें ज़्यादातर लगभग हमारे पास 5 बच्चे आए हैं और 2 जूनियर लोग आए हैं जिनकी उम्र लगभग 14 से 18 साल है और एक एडल्ट आई है जिनकी उम्र कम से कम 60 साल बताते हैं। फहीम नाम है, शक्तिनगर में। क्या घटना हुई है? ये घटना अभी मैं जब रानी की रोड पे अपनी गाड़ी पे था, मेरे बच्चों ने बताया इन बच्चों को कुत्ते ने काट लिया है। और मैं जब गया तो देखो तो ज़्यादा काट रखा था, तो तुरंत मैं अस्पताल लेकर आया हूँ। आगे पता चला कि 5-6 बच्चे वहाँ साथ फिर हो रहा है। ये बता रहे काला कुत्ता है और वो हमला कर दे रहा है सर पे। सर दहशत बनेगी कुत्ते की भी? हाँ, दहशत की है सर, अब सभी दहशत की होगी। जैसे मोहल्ले हो रहा है, जैसे 8-6-7 अभी एक पेशेंट एकदम से आगे सर, तो दहशत की होगी फिर तो। गंगा दशहरा से पहले हरिद्वार में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर भीषण जाम की स्थिति बन गई है, जहां वीकेंड और 4 धाम यात्रा के चलते अचानक बड़े वाहनों के दबाव से हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जानकारी के अनुसार चंडीघाट फ्लाईओवर सहित कई प्रमुख स्थानों पर वाहन घंटों तक रेंगते नजर आए। तेज गर्मी और लंबे जाम ने यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ा दी। कई जगहों पर वाहन पूरी तरह ठप हो गए, जिससे लोग घंटों फंसे रहे। स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारू करने में जुटे हैं। अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया है ताकि ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा सके। हालांकि वाहनों के भारी दबाव के चलते जाम खोलना प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बन चुका है। हरिद्वार के सप्तऋषि क्षेत्र में कमेटी के रुपए वापस न मिलने के विवाद में एक महिला की मौत का मामला सामने आया है, जहां आरोप है कि महिला ने जहर खा लिया था, जिसके बाद इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। दरअसल जानकारी के अनुसार भारत मातापुरम निवासी 34 वर्षीय पूजा गुप्ता को 2 दिन पहले गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शनिवार को उसकी मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि महिला ने जहर खाने से पहले एक ऑडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें उसने सैलून मालिक पर 25 लाख रुपए और सोने के गहने हड़पने का आरोप लगाया है। इसके अलावा जहर खाने से पहले महिला के साथ मारपीट का भी वीडियो सामने आया, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और सभी डिजिटल साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। रामनगर के शिवलालपुर चुंगी क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कूल वैन ने ड्यूटी से घर लौट रहे एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जहां हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर किया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है और स्थानीय लोग में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। दरअसल जानकारी के अनुसार खीमपुर गेबुआ निवासी करीब 40 वर्षीय
शंकर दत्त पांडे ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे थे, तभी शिवलालपुर चुंगी के पास तेज रफ्तार स्कूल वैन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी वे सड़क पार गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल को 108 एम्बुलेंस से रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से क्षेत्र में ट्रैफिक नियंत्रण और स्कूल वाहनों की रफ्तार पर सख्ती से निगरानी की मांग की है। जी, जैसे कि बताया जाता है कि एक एक्सीडेंट हुआ था आज शिवलालपुर चुंगी के पास, जो कि एक पेशेंट है शंकर दत्त पांडे, जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है, जो कि गेबुआ खास का रहने वाला है। इसका एक सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें ये बाइक पे था और बताते हैं कि कोई स्कूल की वैन थी जिससे इसका एक्सीडेंट हुआ था। मरीज़ हमारे पास लगभग 7:30 बजे के लगभग आया था, जिसमें हमने मरीज़ को देखा, उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, जिसमें पता चलता है कि मरीज़ की सीधे पैर की एक हड्डी टूट गई है और एक सीधे कलाई की हड्डी टूट गई है, जिसमें हमने मरीज़ को प्राइमरी ट्रीटमेंट पूरा दे दिया है और आगे फर्दर इवैल्यूएशन के लिए हमने सुशीला तिवारी के लिए रेफर कर दिया है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज़ के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।